नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक कोटेशन मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं और चूंकि एग्जाम अब आपके नजदीक आ गया है तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करें। कोटेशन क्या है? कोटेशन मेरा ही है, मैं अक्सर बोलता रहता हूं और वो ये है कि जिद क्या? जिद ही क्या है? जीत है। क्या? जिद ही जीत है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, ठीक है। जिद ही क्या है? जीत है। यानी कि अगर आपने ठान लिया कि आपको एनी हाउ सक्सेस लेनी है, ठीक है, तो जिद आपके भीतर अगर आ गई कि भैया अब तो हमको कर लेना है, तो फिर ये जिद ही आपको क्या करेगी? जीत में आपको बदल देगी। तो आप अपने मन में एक जिद, एक जुनून और एक हौसले को पालिए और उसको जो है लगातार बनते रहने देना चाहिए। जिद आपकी कभी कम नहीं होनी चाहिए, आपके हौसला में कभी गिरावट हौसले में नहीं होनी चाहिए। तो आज से आप ये जिद ठान लीजिए कि अगले क्योंकि 26 तारीख आज हो गई है और 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो अब लगभग 3 महीने का शेष आपके पास समय है और ये 3 महीने कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इस 3 सेमेस्टर की स्ट्रैटेजी में या और कोई दिक्कत आती है, पीसीएस की तैयारी में खासकर आपको एडमिशन लेना है या कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस बार जिद ठाननी है और आपको सक्सेस लेना है, ठीक है। तो इस कोटेशन को अपने दीवार पे चिपका लीजिए कि जिद ही जीत है। जिद ठान लिया तो जीत आपकी सुनिश्चित है। दुनिया की कोई ताकत इसको आपको रोक नहीं सकती है। चलिए, आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन, जो कि हम करते हैं डेली। नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग आईएमएफ बोलते हैं, ने वैश्विक व्यापार तनाव की वजह से 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को घटाकर 2.8% कर दिया है, जिसका रीजन बताया है अमेरिका के द्वारा अलग अलग देशों में टैरिफ का लगाया जाना और जो कि भारत के ऊपर भी लगाया गया है, ठीक है। और इसके पहले इसका जो अनुमान था वो था 3.3%। केंद्रीय कृषि एवं विकास, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अप्रैल को हरियाणा के करनाल में ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो पूछेगा प्रश्न कि बताओ हाल ही में कहां पर जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो आप कहेंगे सर ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में, जो कि अवस्थित है आपके हरियाणा में। याद रहेगा पॉइंट? चलिए आगे। बिहार में 23 अप्रैल को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक कौन? वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। और कुंवर सिंह के बारे में निश्चित रूप से आप जानते होंगे, 1857 के रेवोल्यूशन में कुंवर सिंह का एक बड़ा जो है योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल कर लिया है और ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय संघ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप को फिलीपींस को सौंप दिया गया है और भारत और रूस के संयुक्त जो है कार्यों के तहत में इसको ब्रह्मोस को बनाया गया था। यानी कि इस मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है? जरूरी है भाई साहब, ठीक है, कि ब्रह्मोस मिसाइल को किसके द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक, जिसकी फॉर्मूला क्या है? ANS, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है। जल का आर्सेनिक संदूषण भूजल प्रदूषण का एक क्या है? रूप है, ठीक है, जो अक्सर भूजल यानी ग्राउंड वाटर में गहरे स्तरों में आर्सेनिक की स्वाभाविक रूप से उच्च सांद्रता यानी कि हाई कंसेंट्रेशन के कारण होता है। और आर्सेनिक जो है बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, जो कि खासकर ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी परिवर्तन रिपोर्ट जारी की है अभी हाल ही में। यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। कब से कब तक होगा आयोजन? तो 19 से लेकर के अब 22 अप्रैल तक, जो कि हो चुका आपका, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश
को दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो कि पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होगा। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की अगर ये बन जाता है तो। और इसमें 2700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इसमें जो है रखा गया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला शहर होगा। अब पॉइंट है आपका एक नया, इंडिया स्टील 2025, इसको जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन किया। और अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि स्टील उत्पादन में भारत जो है इसमें शायद 5वें से शायद 3रे स्थान पर पहुंच गया है ना, शायद यही डेटा मैंने बताया था, एग्जैक्ट में ध्यान अभी नहीं आ रहा है, आई थिंक यही था। तो स्टील उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। ओके, 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में वैश्विक इस्पात मूल्य श्रृंखला के प्रमुख हितधारक स्टील क्षेत्र के भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस बैठक में सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की भागीदारी हुई। यह 6ठा द्विवार्षिक कार्यक्रम इस्पात क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विकास को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए, इसके माध्यम से आप जानते होंगे कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब व्यापक स्तर पर जो कि ये समिट हुई है अभी हाल ही में, तथा व्यापार सुगमता के लिए भारत के नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचा पहल की जानकारी साझा की जा सकेगी। तो ये इससे इस्पात के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम देखने को मिलेगा जो कि ये द्विवार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मोदी जी ने किया। ठीक है, चलो, अब पॉइंट आपके सामने प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसको जो है संबोधित भी किया। यह 6ठा द्विवार्षिक कार्यक्रम इस्पात क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विकास को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए जन प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ दिया है। ये एक नई जो है पहल वहां पर की गई। जैसे जब से जो है वहां पर दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनी है रेखा गुप्ता जी की, तो नए नए जो है चीजें वो वहां पर शामिल कर रही हैं जो सुविधाएं नहीं थी। जैसे कि आयुष्मान जो योजना है उसको लागू किया गया। अभी डिजी लॉकर की शुरुआत कर दी गई है, तो इससे जो है लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में रख सकेंगे और उसका वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। तो दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए जन प्रमाण पत्र यानी जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है को डिजी लॉकर से जोड़ दिया है। अब नागरिक अपने जन प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। देखो, एक शब्द आया आपके सामने, क्या? डिजिटल गवर्नेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या डिजिटल गवर्नेंस क्या है भाई साहब? आपने गुड गवर्नेंस तो पढ़ा होगा, सुशासन जिसको बोलते हैं। और सुशासन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने कई बार कहा है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी कि अगर सुशासन की संकल्पना को साकारित करना है तो उसके लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता का होना आवश्यक है। यानी कि हर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आपके यहाँ के एसपी हो, आपके जो है चाहे पीसीएस अधिकारी हो, ठीक है, चाहे पीपीएस हो, जैसे डिप्टी एसपी वगैरह होंगे, ये इनके भीतर जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी और इनके भीतर ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता का होना आवश्यक है। और उसका सबसे बेहतर तरीका आप क्या कर सकते हैं भैया? आपके पास एक बड़ा सा हथियार, वेपन, और उस वेपन को हम क्या बोलते हैं? उस वेपन को हम बोलते हैं आरटीआई। क्या? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई के माध्यम से आप अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आपके आसपास जो भी विकासात्मक गतिविधियां चल रही हो उनके बारे में सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपके यहाँ के एसपी या आपके जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, आप उनसे मिलने से डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सिविल सर्वेंट हैं, सरकारी नौकर हैं एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सिविल सेवक। कई बार आप लोग डर की वजह से डीएम साहब निकल ही गाड़ी तो बोलबे नहीं करते हो, अरे भाई साहब महाराज तोफ नहीं है डीएम साहब, ठीक है, आपकी सेवा के लिए ही हैं। वो बात अलग है कि उनको सरकारी तामझाम ज्यादा दिया गया है, हालांकि इतना तामझाम देना नहीं चाहिए जितना दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बहुत पावर है, कम किया जाना चाहिए। मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर को कम किया जाना चाहिए और उनको डिवाइड करके अलग अलग अधिकारियों में जो है दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को 30 मार्का समझने लगते हैं। डीएम भाई साहब, उत्तर प्रदेश में सिपाही अपने आप को राजा समझता है और डीएम तो सोच लीजिएगा क्या कीजिएगा।
तो कभी भी अगर आपके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप डीएम ऑफिस जा सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत देर तक बिठाए ना तो मामला जो है सीधे कंप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई डीएम साहब आपको घुमाए, एसपी साहब घुमाए, आपके अधिकारी एसडीएम साहब घुमाए, तो सीधे कंप्लेन करिएगा मजिस्ट्रेट के यहाँ, बात खत्म, ठीक है। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अधिकारी से कई बार हम लोग डरते हैं, नहीं नहीं यार ऐसे कैसे बात करेंगे, अरे भाई साहब चंद्रमा से थोड़ी ना आए हैं, ठीक है, एलियंस थोड़ी ना है, आप ही हमें से तो हैं। हाँ, उनको कुछ अधिकार मिल गए हैं और अधिकार उनको अपने लिए नहीं मिले हैं, वो अधिकार आपके लिए हैं। तो यानी कि जब भी आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी गतिविधि हो रही हो जहां पर आपको लगता है कि यहां पर करप्शन हो रहा है, यहां पर कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में सोशल वेलफेयर करना और गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, राइट। तो अगर वो काम नहीं करते हैं तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है कि आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, करिएगा, डरिएगा नहीं किसी भी तरीके से। और सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा सिटीजन चार्टर भी होते हैं, आप जानते होंगे, सभी अधिकारियों के लिए, तो उन सभी का नियम और पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं भाई साहब, ओके। चलिए, हाथ पैर फूल जाते हैं, जो पुलिस डंडा मारती है, थाना अध्यक्ष आएंगे तो हाथ पैर फूल जाएंगे एकदम से, पुलिस आ गई, पुलिस अरे भाई साहब तोप नहीं है पुलिस, है ना, डरने की आवश्यकता आपको पुलिस से नहीं है, ठीक है। लोड मत लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास नागरिकों के अपने अधिकार होते हैं, सिटीजन चार्टर होते हैं अपने यहाँ, है ना, कि हमारे क्या है नागरिक अधिकार क्या है। आप एथिक्स अगर कभी आप पीसीएस बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो एथिक्स मुझसे पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको सिटीजन चार्टर और बहुत सारे नियम कानून में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काम करना है आगे, ठीक है। चलिए आगे। तो नागरिक कभी भी कहीं से भी अपने जन्म प्रमाण पत्र को डिजिलॉकर से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी सुविधा दिल्ली गवर्नमेंट ने यानी कि दिल्ली नगर निगम ने किया है। डिजिलॉकर क्या है भाई साहब? डिजिलॉकर एक सुरक्षित ऑनलाइन लॉकर है जो आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने की सुविधा देता है, जैसे कि आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल सर्टिफिकेट आदि। ए भाई साहब, आप लोग भी डिजिलॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स को कर दीजिएगा, ठीक है। सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो पता चलेगा कहीं खो गया। डिजिलॉकर का उपयोग अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो डिजिलॉकर पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन और उसकी जो है मिलान जो है बहुत ही वो रहती है, सही रहती है, ठीक है। तो डिजिलॉकर में आज ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, डिजिलॉकर कैसे काम करता है? कोई भी डिजिलॉकर पर अपना खाता बना सकता है, अकाउंट बना लीजिएगा और अपने दस्तावेजों को अपलोड कर सकता है। अकाउंट बन गया, जैसे आप फेसबुक पे अपने अकाउंट बनाया, फोटो अपलोड करते हो, इंस्टा पर आईडी बनाई अपलोड करते हो, सेम उसी तरीके से आप अपने खाता संख्या अकाउंट को बना करके वहां पर जो है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये दस्तावेज डिजिटल रूप से सत्यापित और सुरक्षित होते हैं, जिससे आपको भौतिक दस्तावेजों को खोने या खराब होने का डर नहीं है। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए और वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके डिजिलॉकर पर उपस्थित हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑथेंटिक माना जाएगा कि भाई डिजिलॉकर पर आपका डेटा सेव है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसका फिर बाद में प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बस खत्म। तो एक बड़ा अच्छा काम है डिजिलॉकर। मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने डिजिलॉकर के बारे में जानते नहीं होंगे, और जो जानते भी होंगे उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आप आज ही आप लोग डिजिलॉकर का प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए जन्म प्रमाण पत्र को डिजिलॉकर से जोड़ दिया है, सही बात है। दूसरा, डिजिलॉकर एक सुरक्षित ऑनलाइन लॉकर है जो आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने की सुविधा देता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सुविधा देता है। तो बस दोनों के कथन आपके हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस अभी भाई साहब हाल ही में मनाया गया है, ये ठीक है, तो मनाया गया तो जरूरी भी है आपके लिए। तो 20 अप्रैल को दरअसल क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र जो है चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या है? चीनी भाषा, समय और स्थान के पार एक उपहार, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख लीजिएगा। और आप जानते होंगे कि हम इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी इसे, और बाद में 1973 में इसे महासभा की कार्यभाषा और 1974 में सुरक्षा परिषद की कार्यभाषा के रूप में इसे अपनाया गया। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा, यानी कि जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की, में एक चीनी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भाषाई समानता को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को भी जो है
ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी इस पर प्रयास जारी है, जल्द ही हो सकता है। दो चीजें अहम होने वाली है, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सदस्यता, मेंबरशिप परमानेंट, और दूसरा यूनाइटेड नेशन में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया जाना। दो बड़े काम होने बाकी हैं, अगर दो काम बड़े होते हैं तो मामला सुलझ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दरअसल चीन के अड़ंगे की वजह से अभी तक भारत को जो है अस्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है। लेकिन जिस दिन चीन ने थोड़ा सा जो है अपना वीटो पावर कम कर लिया तो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात, अब यहां पर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूं, दैट मींस कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आप लोग 2-3 पॉइंट यहां पर क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नोट, संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषाओं के नाम क्या क्या हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इनमें है आपका अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, इतनी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की जो है क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको देख लीजिएगा। ओके, अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है? अरबी, फ्रेंच, रूसी या हिंदी? तो हिंदी नहीं शामिल है, बस डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। हरित क्रिप्टो करेंसी यानी कि ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, ये अभी चर्चाओं में है। और चर्चाओं में क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त या इंपॉवर बनाने के लिए युवाओं के पलायन को रोकने हेतु तो हरित क्रिप्टो करेंसी यानी कि ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाए जाने की घोषणा की है। तो आप कहेंगे सर यू क्या है? जैसे आप बिटकॉइन वगैरह सुने हैं, तो बस बिटकॉइन के जैसे ही ग्रीन क्रिप्टो करेंसी है। क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो हरित क्रिप्टो करेंसी यानी कि ग्रीन क्रिप्टो करेंसी वह डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है और वो ऑफलाइन वाली नहीं है। ठीक है, डिजिटल करेंसी है। तो वह डिजिटल मुद्रा है जो पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होती है और जिसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना होता है। आगे अगर बात करेंगे तो अब चूंकि भूटान चर्चाओं में है तो भूटान के बारे में कुछ एक पॉइंट देख लीजिए। भूटान भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, क्या भूटान भारत और चीन के बीच स्थित है? देखो ये हो गया ऊपर चाइना आपका दिख रहा है, देखो यहां से देखो ध्यान से, इसको करते हैं जूम। ठीक है, यहां पर है आपका क्या, यहां पर है आपका इंडिया। अभी इसको हम बाद में देखते हैं। ये देखिए ये है आपका इंडिया और ये है आपका चाइना। इन दोनों के बीच में क्या है? आपका भूटान है। देखो ऊपर चाइना नीचे इंडिया, तो इन दोनों के बीच में क्या है? आपका भूटान है। और भूटान जो है आपका पड़ोसी देश है, मित्रवत जो है संबंध हमारे भारत भूटान के हैं। और भूटान और नेपाल एक ऐसे देश है कि जहां के विद्यार्थी जो है आपके आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं भाई साहब, उनको जो है खूब आरक्षण भी मिलता है। तो जो भूटान और नेपाल वाले हैं वो एग्जाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो दक्षिण में इसकी सीमा भारत से और उत्तर में चीन से लगती है। देखो दक्षिण में इंडिया सीमा लग गई और उत्तर में चाइना से लगती है। ठीक है, दो तरफ से घिरा हुआ है। राजधानी थिम्पू है, यहाँ की आधिकारिक भाषा जोंगका है, मुद्रा भूटानी नगुत्रलम है। ठीक है, नगुत्रलम वहां क्या है? करेंसी है। तो बस भूटान के बारे में हो गया पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान रखिएगा कि जब कोई देश चर्चाओं में रहता है तो उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं वहां से ही प्रश्न पूछता है और संबंधित देश की सीमाएं क्या भारत के भी किसी राज्य से लगती हैं तो पूछ लेता है। तो अगर भारत का कोई पड़ोसी देश है तो निश्चित तौर पर उसकी सीमाएं कहीं ना कहीं भारत के राज्यों से लगेंगी। तो अब चूंकि भूटान क्या है? भारत से लगता है, तो ऐसे में भारत की सीमाएं कौन कौन सी हैं जो भूटान से लगती हैं? तो उसमें से है एक अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। चलिए, तो हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं के पलायन को रोकने हेतु हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो बस भूटान है। अब देखो भूटान कहां पर है ऑप्शन में? तो बी नंबर ऑप्शन में है। बस हो गया आपका काम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता है कि आप राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में नहीं जानते होंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दरअसल
24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसके पीछे आप जानते होंगे क्या पृष्ठभूमि रही है, मुझे कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं, जैसे बलवंतराय मेहता समिति, जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, इन पर प्रश्न आपके अशोक मेहता समिति, इन पर प्रश्न खूब पूछता है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाता है। यह दिन भारत में पंचायती राज प्रणाली के महत्व को रेखांकित करने और स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन पर खूब प्रश्न बनता है कि भाई स्थानीय स्वशासन को हम किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं। तो स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिए ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी बलवंतराय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। पता है ना आपको चीज? चलिए आगे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। तो यह भी आपके लिए है जरूरी बात। चलिए आगे। इस दिन का महत्व क्या है? महत्व है 24 अप्रैल 1993 को भारत में 73वें यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। बस याद रहेगा। दूसरा, यह संशोधन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना था। ठीक है, ये सब पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। उद्देश्य भी यहां पर लिखा हुआ है भाई, क्या क्या उद्देश्य है। तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ाना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य था। और अब जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं अलग अलग समितियों को, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 बलवंतराय मेहता समिति है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की समीक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे मुख्य सिफारिशें इसकी क्या थी? 3 स्तरीय यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करना, जैसे कि ग्राम पंचायत आपका हो गया, पंचायत समिति हो गया और आपका जिला परिषद यानी ठीक है जिला स्तर पर। फिर अशोक मेहता समिति 1977, इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना और सुदृढ़ करना था। मुख्य सिफारिशें क्या थी इसकी? 2 स्तरीय। बलवंतराय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की वकालत की, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय प्रणाली की स्थापना, मंडल पंचायत ठीक है और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर। ठीक है। दूसरा, अब क्या है इनके पॉइंट और कि जिला परिषद को प्रमुख कार्यकारी निकाय बनाया जाए। इन्होंने कहा राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाए, पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया जाए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए आगे। अब जीवीके राव समिति 1985 में बनी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा करना। ये जीवीके राव समिति जो कि 1985 में बनी उसकी थी अनुशंसाएं। और क्या थी? मुख्य सिफारिशों के अंतर्गत इनकी सिफारिशें थी पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, ब्लॉक विकास कार्यालय को ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाए, जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए, पंचायती राज संस्थाओं को योजना कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। महत्व क्या था? इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। ये इसकी क्या था? इसका महत्व था इसका। अब एलएम सिंघवी समिति भी आपके लिए पॉइंट है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फटाफट जल्दी से। 1986 में बनती है। उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करना, और ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। उद्देश्य मुख्य सिफारिशें क्या थी इसकी? मुख्य सिफारिशों में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में मान्यता दी जाए, ग्राम सभा को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार बनाया जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर खूब फोकस किया था। ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर गांधी के कई सारे स्टेटमेंट हैं। आगे, पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी ना हो। महत्व, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वां यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ, जिसने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि आपको एलएम सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। याद रखिए सारे पॉइंट भाई साहब, ये सब जीएस में खूब पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट। चलिए आगे। अब आप बताइए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को
पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया? नहीं भाई साहब, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2010 में घोषित किया गया था। ये कथन क्या आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही पूछा है आपसे, तो बस केवल 2 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो। खसरा और रुबेला को लेकर के अभी हाल ही में सरकार ने 2026 तक के लिए टारगेट फिक्स किया कि भैया रुबेला और जो खसरा आपके जो बीमारी है, वायरस है, इनको क्या करना, हमको इनका उन्मूलन करना है। तो अभी इस पर निर्णय लिया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन नई दिल्ली में वर्ष 2025-26 के लिए खसरा रुबेला का पूरी तरह से उन्मूलन करने का अभियान की शुरुआत की। 26 तक के लिए बेसिकली इसको खत्म कर दिया जाएगा। इस अभियान से 2026 तक खसरा और रुबेला का देश में पूरी तरह से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यही फैक्ट आपके एग्जाम पूछ लेगा कि बताओ किस वर्ष तक खसरा और रुबेला को उन्मूलन करने का इसका लक्ष्य रखा गया है? आप कहेंगे सर इसका लक्ष्य रखा गया है कब? जो है 2026 तक। खसरा और रुबेला भयानक संक्रामक रोग हैं जिसके कारण गंभीर बीमारियां, जीवन पर्यंत शारीरिक जटिलताएं और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 9 से 12 महीने तथा 16 से 24 महीने की उम्र के सभी बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की खुराकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। खसरा के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिखी है। कारण इसका क्या है? कारण है इसका मीजल्स वायरस। लक्षण तेज बुखार, खांसी, जुकाम, आंखों में लाली, चेहरे और शरीर पर लाल दाने, कमजोरी और भूख न लगना। संक्रमण का तरीका क्या है? यह हवा के माध्यम से यानी कि ये एयरबॉर्न डिजीज है और खासकर छींकने और खांसने से होती है, यानी कि ये अपने आप में क्या संक्रामक बीमारी है। ठीक है, आगे रुबेला के बारे में अगर बात करेंगे तो रुबेला या जर्मन खसरा से बोलते हैं। कारण इसका रुबेला वायरस है। लक्षण हल्का बुखार, गर्दन में लिम्फ नोड्स की सूजन, चेहरे और शरीर पर गुलाबी रंग के दाने। और नोट, यदि गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के अगर 3 महीनों में संक्रमण हो जाए तो बच्चा, ठीक है, ये जो है इस बीमारी से क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्गेनिटल रुबेला सिंड्रोम, CRS से पीड़ित हो सकता है, जिससे जन्मजात बहरापन, अंधापन, दिल की बीमारियां आदि हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर रुबेला हो गया किसी महिला को तो ये उसके बेबी पर, उसके बच्चे पर एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसके लिए सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया कि भैया 2026 तक हम रुबेला और खसरा को खत्म कर देंगे। जाओ, सत्यानाश हो गया तुम्हारा, नहीं? तो वो काम सरकार ने अभी जो है हासिल किया। गांव में अगर आप गए होंगे तो महिलाएं तो गुस्सा आती तो ऐसे ही बोलते हैं, जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो, है ना। गांव में अगर आप जाएंगे उधर क्या कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ना महिलाएं क्या जो बोली होती है गजब होती है भाई साहब। कभी लड़ाई अगर हो तो गांव में जाइएगा और बड़ा आनंद आपको आएगा। हालांकि झगड़ा का आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन गांव में महिलाएं कई बार क्या होता है ना कि लड़ जाती हैं गुस्से में। हालांकि गांव में बहुत प्यार सम्मान है, महिलाएं आपस में बहुत अच्छा है। गांव का मुझे जो जीवन है बड़ा पसंद आता है। शहर में तो बगल में कोई मर गया, जी गया, किसी के 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, किसी के क्या हो गया, कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन गांव में अगर कोई छोटा सा भी कुछ अगर होता है तो वहां पर लोग स्वतः आते हैं। आप किसी को बुलाने नहीं जाते कि भैया आइए हमारे कार्यक्रम है। लोग ऑटोमेटिक आपके घर पे आते हैं, आपके द्वार पर बैठते हैं। आप एक कार्यक्रम हो रहा होता है तो लोग बैठते हैं। आपके घर पे लड्डू बन रहा है रात पे तो लोग आते हैं, कुर्सी लगा के बैठते हैं। उसी बहाने 2-4 लड्डू खा भी जाते हैं, ठीक है, ले भी जाते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं किसी न किसी रूप में। अच्छा लगता है। ये प्रथाएं शहरों में नहीं है। शहरों में लोग बुलाने पर भी नहीं जाते हैं, है ना। चलिए, और जब जाएंगे तो 2, 4, 6, 10 लोग साथ में जाएंगे। एक लोग को दाद बोलेंगे तो 4 लोग जाएंगे। ठीक है, ये भी है गांव शहर में। चलिए खैर, फिर भी ग्रामीण जो जीवन है बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को अगर ग्राम में उनके गांव में अगर उनके घर आंगन में अगर रोजगार मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे पगलाइएगा मत आप लोग, ठीक है। मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो स्वरोजगार कीजिएगा, ठीक है। लोड मत लीजिएगा जिंदगी का, नहीं तो परेशान रहेंगे। जीवन एक है, ठीक है, इसमें कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया। कुछ खो गया तो खो जाने दो, कोई व्यक्ति चला गया जाने दो, कोई चीज नहीं मिली जाने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि कहा गया ना कि जीवन में एक सितारा था, मानव बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। लोड नहीं लेना है। आप इतने काबिल रहिए, अपने आप को बनाइए, स्किल करिए कि आप रोजगार कर सकें अपने आप में, ठीक है। बस लोड नहीं लेना है। परीक्षा की तैयारी करिए, जम की तैयारी करिए। मैंने पहले ही आज बोला कि जिद ही जीता है, तो जिद के साथ लगे रहिए। आगे बन जाती चीजें तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप बेहतर काम अपने फील्ड में और कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सरकार द्वारा कब तक खसरा और रुबेला का देश में पूरी तरह से उन्मूलन
उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हमने आपको बताया जस्ट कि 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो बस 2026 कहां पर है? अरे भाई साहब 2 बार हो गया 2026, एक बार इसको कर दो 2027 कर दो इसको, ठीक है। देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ए, हाँ ठीक है, तो यहां पर कर दो आप 2027 कर दो, है ना, इसको कर दो 2027, ठीक, बस ये हो गया, राइट। तो ए इज द राइट आंसर 2026 तक का, है ना। तो ये कुछ पॉइंट आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे हम देखते हैं। खोंगजोम दिवस ये क्या है भाई साहब? ये मणिपुर में 30 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। शायद संभवतः पहली बार सुन रहे होंगे, और मैंने भी पहली बार ही आज सुना था, क्वेश्चन जब बना रहा था तो मैंने इसको देखा, तो मैंने कहा ये कौन सी बला है। तो ये एक अच्छा दिवस है, इसके पृष्ठभूमि पर हम लोग चर्चा करते थोड़ा सा। तो इसमें वर्ष 1891 के ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर युद्ध के में प्राणों की आहुति देने वाले मणिपुरी नायकों की वीरता और बलिदान का स्मरण किया गया। यानी कि अंग्रेज और मणिपुर राज्य में युद्ध हुआ था एक अपने आप में, ठीक है। उसी में जो बलिदान हुए लोग तो उनकी याद में दरअसल 30 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया था। खोंगजोम जो है ये एक स्थान है, यहीं पर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो राज्य स्तरीय समारोह और थौबल जिले के खोमजिंग में खोंगजोम युद्ध स्मारक पर आयोजित किया गया। समारोह में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है भैया? अजय कुमार भल्ला है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ने युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अच्छा, राज्यपाल जी का नाम आ गया है, तो राज्यपाल जी से 2 चीजें आपको तैयार करनी है। टास्क नोट कर लीजिए जो कि आपको रेडी करना है। राज्यपाल, तो राज्यपाल पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक, अलग अलग राज्यों के कौन कौन से राज्यपाल हैं, तो उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। भाई साहब ध्यान रखना, नोट कर लो, नोट कर लो, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जितना मैं टास्क देता हूं और जो मैं कहता हूं कि भैया ये आपको रेडी करना है, प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है कि उसको प्लीज करिएगा आप लोग जरूर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अलग अलग राज्यों के राज्यपाल कौन है, और दूसरा राज्यपाल के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है कि भैया उनकी चुनाव की न्यूनतम उम्र क्या होती है, इनके अधिकार क्या होते हैं, और अभी राज्यपालों के से संबंधित जो आर्टिकल 200 है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंटमेंट किया था, आपको मैंने समझाया भी था, ठीक है। तो उस पर आपको जो है चीजें तैयार कर लेनी, यानी कि राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट राज्यपाल से संबंधित होते हैं। तो और राज्यपाल पर एक प्रश्न, राज्यपाल और राष्ट्रपति 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर प्रश्न खूब बनता है और हर हाल में बनता है, इसलिए इन दोनों को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है। ये टास्क है, इसे आप पूरा करिएगा एनी हाउ, और इसकी लिस्टिंग बना लीजिएगा हाल फिलहाल में अलग अलग राज्यों में कौन कौन से राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अब खोंगजोम दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये यहां पर लिखी गई है। तो खोंगजोम की लड़ाई 23 अप्रैल 1891 को मणिपुर और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई। यह युद्ध अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, ठीक है भाई, कि भैया नहीं भैया ऐसे कैसे काम कर सकते हो, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। इस युद्ध में पैपलजित, मेजर जनरल पाओना ब्रजावाशी और अन्य बहादुर मणिपुरी सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह लड़ाई थौबल नदी के पास खोंगजोम नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए खोंगजोम दिवस के नाम से इसे मनाया जाता है, क्योंकि युद्ध अंग्रेज और मणिपुर राज्य के मध्य में यह युद्ध हुआ था। अब बताओ खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी तो हमने बताया, ये देखो कब, 23 अप्रैल, है ना। तो बस 20 द राइट आंसर हो गया, ठीक सही। चलो, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी पहलों का उद्घाटन किया है। और आप जानते होंगे आने वाले टाइम में 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए आतुर है, या यूं कह लीजिए कि 2026 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए, तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी पहलों का उद्घाटन किया है। इनमें नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च में रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल और डिजी लॉकर के जरिए खेल प्रमाण पत्रों की डिजिटल सुविधा इसमें शामिल है। 2 पहले हैं इसमें, है ना। इन दोनों कदमों का मकसद 2036 ओलंपिक के लिए भारत को तैयार करना है, क्योंकि 2036 में भारत ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे बताओ कि भैया भारत में ओलंपिक खेल कब आयोजित होंगे, तो आपको तुरंत इसका उत्तर देना है, ठीक है। आगे, डिजी लॉकर के जरिए अब खिलाड़ियों को उनके प्रमाण पत्रों के डिजिटल जो है रूप से आसानी से मिल सकेंगे, और इसमें प्रशासनिक काम तेज होगा और खिलाड़ियों को समय पर आर्थिक मदद भी मिलेगी। रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल का मकसद चोटिल खिलाड़ियों को जल्दी ठीक करने, ये जो मकसद शुरू हुआ है,
ठीक है, और उन्हें खेल में वापस लाने में मदद करना है, या सेल खिलाड़ियों की रिकवरी और फिटनेस और वैज्ञानिक तरीकों पर काम करेगा। तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स से, रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल है ना, नाम भी ना, रिटर्न टू स्पोर्ट, यानी कि दोबारा वापस आओ, चोट लग गई कोई बात नहीं, हम सही करेंगे, फिर से आओ खेलने। ठीक है, चलिए, और डिजी लॉकर से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वो होंगे, वेरीफाई होंगे। चलिए बताइए, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी पहलों का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, रिटर्न टू स्पोर्ट्स सेल का मकसद छोटे खिलाड़ियों को जल्दी ठीक करने और उन्हें खेल में वापस लाने में मदद करना है। बिल्कुल सही बात है, एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर है। ठीक। दूसरा, डिजी लॉकर के जरिए अब खिलाड़ियों को उनके प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में आसानी से मिल सकेंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही। ठीक है, आगे, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यह दिन यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, थीम क्या है? थीम है इसकी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। ये आपका विश्व पुस्तक जो दिवस है आपका, उसका ये क्या है? थीम है। उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। ये पुस्तक के बारे में आपको जो है बताता है कि भाई ऐसा है, देखो उद्देश्य क्या है? पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। ये नहीं कि बस मौज मस्ती करते रहो। प्रकाशन और कॉपीराइट के महत्व को समझना है। लेखकों, कवियों और साहित्यिक हस्तियों के योगदान को सम्मान देना है। ध्यान दीजिएगा कि किताबों का जो जमाना है वो कभी जाने वाला है नहीं है। तो इंटरनेट तो पर चीजों को पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किताबें बहुत आवश्यक होती हैं और किताबों से अपनी दूरी को मत बनाइए। ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन में 1 घंटे अध्ययन करने का जो है, अध्यापन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन अध्ययन करने का जरूर सोचिए। आप 70 की उम्र में जाइएगा तब भी 1 घंटा जरूर पढ़िएगा। कोई भी किताब जो अच्छी किताब हो, साहित्य हो, कोई स्पिरिचुअल किताब हो, कोई वैज्ञानिक किताब हो, देश के बारे में किताब हो, 1 घंटे अध्ययन करने का जरूर सोचिएगा। ये अपने जीवन में आज से ठान लीजिए कि 1 घंटा आपका अध्ययन करना है। हालांकि अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आपकी जॉब लगी तो 1 घंटा कोई भी अच्छी बुक किताब जरूर पढ़िएगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वो ये कि वर्ष 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष किसी ना किसी देश के शहर को जो है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना जाता है, तो इस बार रियो डी जेनेरियो को चुना गया है। तो आपके लिए यह है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नहीं भाई साहब, गलत है। 25 अप्रैल कहां लिखा है? इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक, चलो आगे। यह वर्ष 2025 के लिए रियो डी जेनेरियो को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? इसमें केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो लेकिन इसमें लिखा है सी, नहीं भैया ये गलत है आपका। ठीक है, केवल इसमें क्या होगा? आपका बी सही होगा। ये आपका क्या है? रॉन्ग है। क्या बता कौन सा कथन सही है? तो बस ये वाला सही है आपका, केवल 2 वाला है ना, तो बी होगा। यहां पे करिए बी, ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिए? बी कर लीजिए। सी हटाइए और बी करिए यहां पर। ठीक, अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। बताओ 1919 में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछाते हैं। जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम ऐतिहासिक हुए हैं उनमें कौन कौन से आपके जो है वायसराय वगैरह रहे हैं, वो प्रश्न खूब पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब आपके लिए एक जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके डिटेल्स के लिए आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या संस्थान के जो नंबर है यहां पर आप व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम लोग जो है 3 महीने तक आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर। 1 सप्ताह तक आपको सुबह सेक्शनल वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। शाम को 120 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 120 क्वेश्चन में 70 जीएस के, 30 आपके हिंदी के, 20 करंट अफेयर्स के मिलेंगे, और इसमें हिंदी का वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा। ठीक है, हिंदी का वीडियो लेक्चर और हिंदी का आपका जो है नोट्स। इसमें जीएस का वीडियो नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 हफ्ता तक आपको सुबह शाम क्वेश्चन मिलेंगे पेपर, और उसके 1 घंटे बाद आपको मिल जाया करेगा उसका सॉल्व पेपर, और 1 सप्ताह के बाद केवल शाम को आपको 120 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया 70 जीएस, 30 हिंदी और 20 करंट अफेयर्स का। ठीक,
3 महीने बिना छुट्टी के लगातार ये आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें 13,000 प्लस प्रश्न आपको कराए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर आप अपने अनुसार पीडीएफ को देख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आपने कितने प्रश्नों को सही किया उसका आप हमें जो फीडबैक दे सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, टेलीग्राम पर रन होगा, ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पर, पेमेंट भी आपको एप्लीकेशन पर ही करना होगा, ध्यान दीजिएगा, डिकोड एग्जाम के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। बाकी डिटेल्स के लिए आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। और संडे में जो है आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, आपको जो है 140 नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अब आपको मुख्य परीक्षा के लिए कुछ पॉइंट पर नोट्स लिखना है। एक नंबर 1 खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, यहां पर प्रश्न प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिद को ठानिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।